20 आवर से ज्यादा काम कर सकते हो जितना मन करे, लेकिन एक डिब्बे जितने कॉलेज में जहाँ पे 4 क्लासें होती हैं लेकिन स्टिल उसका वर्क परमिट नहीं आया, उसमें रीजन ये लिखा था तब तक आप अपनी पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो, पंगे में आ जाओगे बाद में। तो ये हिसाब किताब। हाँ जी, तो आईआरसीसी ने अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नए रूल्स निकाले थे उनसे रिलेटेड आप में से काफी सारे लोगों के भिन्न भिन्न प्रकार के डाउट्स थे। तो आज की इस वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूं। जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेप लेते हो या फिर इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हो तो प्लीज अपनी रिसर्च करो या फिर एक RCIC से कंसल्ट करो। अब बाकी क्वेश्चन को आंसर करो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है दीपेश कुमार जी का। उनको क्वेश्चन है कि द पॉलिसी ऑफ वर्किंग मोर देन 20 आवर्स इज एप्लीकेबल नाउ और फ्रॉम 1 जनवरी 2024, प्लीज रिप्लाई। तो बेसिकली यार जो पॉलिसी है अभी से ही एप्लीकेबल है। डेफिनेटली आप अभी से ही अपनी ऑफ कैंपस पार्ट टाइम जॉब पे 20 आवर्स से ज्यादा काम कर सकते हो जितना मन करे, लेकिन आपको 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आप 7 दिसंबर 2023 या फिर उससे पहले कनाडा में प्रेजेंट होने चाहिए एज अ स्टूडेंट, एज अ लीगल स्टूडेंट। और दूसरी चीज ये है आपकी क्लासेस चल रही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जैन इनटेक के लिए आए हो, जनवरी 2024 में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आप दिसंबर में ऑलरेडी कनाडा में आ चुके हो और आपकी पढ़ाई नहीं चल रही है, आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है ऑफिशियली, तो आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। रौनक जानी का क्वेश्चन है कि कैन यू प्लीज क्लैरिफाई वन मोर थिंग। आई हैव अ 3 years पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट विच इज एक्सपायरिंग इन जुलाई 2024। अगर मेरे को PR नहीं मिलती है तो क्या मैं अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करा पाऊंगा? देखो जो वो रूल निकला था उस हिसाब से तो आप नहीं करा पाओगे और ना ही उसका रूल की कोई एक्सटेंशन आने वाली है। IRCC ने क्लैरिफाई कर दिया है। तो प्लीज आपका कब हो रहा है एक्सपायर, कब हो रहा है? जुलाई 2024 में आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है। तो अभी 6 महीने पड़े हैं। तो प्लीज़ कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढना शुरू कर दो कि कोई PNP लेने की कोशिश करो। एल्बर्टा, सस्कैचुआन, मैनिटोबा, नोवा स्कॉशिया या फिर ओंटारियो की PNP अप्लाई कर सकते हो। सारे रूल्स वगैरह पढ़ना शुरू करो, कहीं मूव हो जाओ, LMIA का जुगाड़ करो, तो कुछ ना कुछ सोचना शुरू करो। या फिर CRS को टफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो उसका देखना शुरू करो। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें एक्सप्लेन करूं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपना CRS स्कोर इंक्रीज कर सकते हो ताकि आपको PR मिलने में कोई दिक्कत ना आए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर। अगला जो क्वेश्चन है वो है कमिंग सून का। वो पूछ रहे हैं कि भाई इट इज रिगार्डिंग GIC, व्हाट इफ आई अप्लाई माय वीजा बिफोर 31 दिसंबर बट अनफॉर्चुनेटली वो रिजेक्ट हो जाता है, रिफ्यूज हो जाता है और मेरे को दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है जनवरी में। तो उस केस में मेरे को GIC अपनी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब 20,000 करनी पड़ेगी। तो हाँ यार, अगर आप 1 जनवरी 2024 के बाद अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हो, चाहे पहले आपका रिजेक्ट हो रखा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर उसके बाद अप्लाई करते हो 1 जनवरी 2024 के बाद, तो आपको अपनी GIC $20,635 देनी पड़ेगी। ये $635 का हिसाब किताब मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन स्टिल देनी पड़ेगी। करणवीर औलख जी का क्वेश्चन है कि माय इनटेक वाज जनवरी 2024 बट माय फ्लेमिंग कॉलेज टोरंटो डेफर्ड मी एंड ऑन अदर हैंड आई गॉट वीजा इन दिसंबर। मेरा वीजा आ चुका है और मुझे जनवरी में जाना था, लेकिन मेरे को डेफर कर दिया गया मेन इनटेक के लिए। तो क्या मेरे को अपना वीजा एक्सटेंड कराना पड़ेगा? नहीं कराना पड़ेगा। डेफिनेटली यार, जो आपको नया ऑफर लेटर मिलेगा मेन इनटेक के हिसाब से, आपको चेक करना होगा कि आपकी पढ़ाई कब कंप्लीट हो रही है। मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है अप्रैल 2025 में और आपका वीजा लगा है जनवरी 2025 तक का, तो ऑब्वियसली लास्ट सेमेस्टर आपको करने के लिए अपना वीजा एक्सटेंड कराना पड़ेगा। तो अपना ऑफर लेटर चेक करो नए वाला और अपने पासपोर्ट पे जो वीजा वगैरह लगा है उसको चेक करो कि क्या हिसाब किताब है। अगर वो शॉर्ट पड़ रहा है तो डेफिनेटली कनाडा आने के बाद उसको अपना एक्सटेंड करा सकते हो बिना किसी दिक्कत के, हो जाता है। और एक मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा, तो प्लीज अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो मेन कैंपसेस में अप्लाई करो। छोटे छोटे कैंपस जो होते हैं मिसिसागा, टोरंटो या फिर ब्रैम्पटन में, प्लीज मैं होता तो छोटे छोटे कैंपसेस में कभी भी अपने $30,000 $40,000 पानी में ना बहाता। मैं पढ़ाई करता एक मेन कैंपस के अंदर जहां पे मेरे को एक्सपोजर अच्छा मिलता, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती, पढ़ाई अच्छी होती, प्रोफेसर अच्छे होते, सारी की सारी चीजें बढ़िया होती, ना कि एक डिब्बे जितने कॉलेज में जहाँ पे 4 क्लासें होती हैं वहां पे कुछ सीखने को मिलता नहीं है। तो प्लीज थोड़ा सा सोचो, 40,000 30,000 अपने पेरेंट्स के आप लगा रहे हो तो उसको किसी अच्छी जगह। अब यार जब हमें कनाडा आना होता है, चाहे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर PR लेके या फिर वर्क परमिट लेके, तो कनाडा आने से पहले और कनाडा आने के बाद बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारी टेंशनें होती हैं, लेकिन एक टेंशन आप कनाडा आने से पहले ही अपनी खत्म कर सकते हो। तो बेसिकली कनाडा आने से पहले इंडिया में आप घर बैठे बैठे एक कैनेडियन नंबर ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ $35 के अंदर अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग, मैसेजिंग और 50 GB ऑफ डेटा मिलता है। तो कनाडा आने के बाद जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे और किसी वजह से आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लेकिन स्टिल आपको मैप्स चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, यूट्यूब चलाना है या फिर अपने पेरेंट्स को कॉल करना है व्हाट्सएप के थ्रू, तो आपके पास ऑलरेडी एक कैनेडियन नंबर होगा। और साथ के साथ कनाडा आने से पहले ही आप अपनी पार्ट टाइम जॉब वगैरह का रिज्यूमे बना सकते हो, उस पर फोन नंबर डाल सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। और इसके बारे में सबसे बढ़िया चीज मेरे को लगती है, जब हम कनाडा आने के बाद कोई नया नंबर लेते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एक्टिवेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, $50 या $60। लेकिन कैनेडियन सिम अगर आप लेते हो तो आपको कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। और साथ के साथ जो सिम कार्ड है वो आपके इंडिया में घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया है। तो अगर आप भी यार कनाडा आने से पहले अपना एक कैनेडियन नंबर ऑर्डर करना चाहते हो, टेंशन फ्री हो जाना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस पर क्लिक करके बिना किसी दिक्कत के अपना एक कैनेडियन सिम ऑर्डर कर सकते हो। अब एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन
क्वेश्चन को आंसर करते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। प्रक्षल जैन भाई ने एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है, काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था इंस्टाग्राम पे, इससे रिलेटेड काफी सारे डीएम्स आए थे। ये पूछ रहे हैं कि एज अ स्टूडेंट कैन आई वर्क 40 आवर्स और कैन आई एक्सीड दैट लिमिट। तो बेसिकली यार कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 20 आवर्स पर वीक से ज्यादा काम कर सकते हो। उन्होंने कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया है कि आप 30 घंटे 35 घंटे 40 50 60 70 इतने आवर्स काम कर सकते हो। टेक्निकली देखा जाए तो उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया है, तो आप कितना भी काम कर सकते हो। लेकिन स्टिल मैंने 2-3 लोगों से सुना है, मेरे को डीएम्स आए हैं, लोगों ने बताया कि भाई मेरे एक फ्रेंड ने 40 आवर्स से ज्यादा काम किया था, ऑल्दो ही वाज एलिजिबल टू वर्क मोर देन 20 आवर्स पर वीक, लेकिन स्टिल उसका वर्क परमिट नहीं आया। उसमें रीजन ये लिखा था रिजेक्शन का कि कनाडा आप आए हो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आए हो। अगर आप 60 70 घंटे हफ्ते के काम करोगे अपने स्टूडेंट वीजा पे जब आपकी क्लासेस चल रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और जो स्टूडेंट वीजा का प्राइमरी मोटिव था जिसलिए आप कनाडा आए थे वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। तो प्लीज उतना ही काम करो जितनी आपको जरूरत है कि आपका रेंट निकल जाए, आपके खर्चे निकल जाए, आपकी फीस इकट्ठी हो जाए, थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लो, उतना काम बहुत है। उससे ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब पागल होने की जरूरत नहीं है। वो आप करना पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद भाई साहब बुरा हाल कर देना काम कर करके, लेकिन वर्क परमिट। अब अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जरूरी है। राहुल बंसल भाई ने पूछा, थैंक यू ब्रो, आपने क्वेश्चन पूछा, काफी सारे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी होगी। ये पूछ रहे हैं कि ब्रो मेरी क्लासेस 6 मई से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये मेन टेक 2024 में आ रहे हैं, और क्या मैं 21 दिन पहले आके कनाडा के अंदर वर्क कर सकता हूं? तो बेसिकली अगर 21 दिन पहले आएंगे तो मतलब 30 अप्रैल 2024 से पहले आएंगे तो ये सोच रहे हैं कि फुल टाइम काम कर लेंगे। लेकिन एक कंडीशन, एक बेसिक रूल, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आते हो वो भूल रहे हो। बेसिक रूल ये कहता है कि जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं ऑफिशियली, आपकी पहली क्लास जब तक नहीं लगती है कनाडा के अंदर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तब तक आप अपनी पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो। प्लीज जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है तब। अगला जो क्वेश्चन है उनका नाम प्रोनाउंस मेरे से नहीं हो रहा है, आई एम रियली सॉरी, मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहता, लेकिन उनका क्वेश्चन है कि आई हैव बॉट जीआईसी ऑफ $10,000 कैनेडियन बट माय फाइल इज पेंडिंग जस्ट बिकॉज ऑफ माय मेडिकल। मान लेते हैं कि मेरा मेडिकल अपॉइंटमेंट जो है वो लेट हो जाती है और जनवरी में आती है और मेरे को वीजा 1 जनवरी 2024 के बाद अप्लाई करना पड़ता है, तो उस केस में मेरी $10,000 चलेगी या फिर मेरे को ज्यादा $10,000 और देने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली यार अगर आप वीजा किसी भी वजह से, वो मैटर नहीं करता, लेकिन किसी भी वजह से अगर आप 1 जनवरी या फिर उसके बाद अपना वीजा अप्लाई करते हो स्टूडेंट वीजा कनाडा का, तो डेफिनेटली आपको $20,000 की जीआईसी दिखानी पड़ेगी। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है मीत रवारिया जी का। वो पूछ रहे हैं कि इफ आई हैव रिसीव्ड माय वीजा एंड आई एम कमिंग फॉर समर 2024 इनटेक एंड आई हैव ओनली $10,000 इन जीआईसी अकाउंट ऑब्वियसली, व्हाट विल आई आंसर टू द इमिग्रेशन ऑफिसर? अगर वो मेरे से पूछता है कि विल यू बी एबल टू सर्वाइव विद $10,000, क्योंकि अब वो चेंज हो चुका है 20,000 पे। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपसे नहीं पूछेंगे कि भाई आप कनाडा में सर्वाइव किस तरीके से करोगे, क्या आपके रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं पूछते। मैंने आज तक नहीं सुना कि किससे पूछा है, लेकिन स्टिल अगर आपसे पूछते हैं तो सबसे पहला आपका आंसर ये हो सकता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एलिजिबल हूँ 20 आवर्स पर वीक, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, तो वैसे मैं अपना सर्वाइव करूंगा, अपने खर्चे वाला निकालूंगा। दूसरा तरीका है, आपने जब स्टूडेंट वीजा अप्लाई करा होगा तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स ने कुछ लिक्विड एसेट्स वगैरह दिखाए होंगे, तो आप ये बोल सकते हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कोई पीएफ या जो भी आपने बैंक अकाउंट वगैरह दिखाया था वो है। और अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है और आपने पूरा का पूरा डिस्पर्स नहीं कराया, मान लो आपका 15 लाख का अप्रूव हुआ था, आपने सिर्फ 7 या 8 लाख डिस्पर्स कराया, तो आप ये भी बोल सकते हो कि मेरा इतना अप्रूव हो चुका है, तो अगर मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं रिमेनिंग अमाउंट भी डिस्पर्स करा सकता हूं। तो अलग अलग आंसर दे सकते हो, लेकिन सिर्फ आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछते हैं तो ये आंसर मेरे हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी अपने कंसल्टेंट से भी आप पूछ सकते हो कि मैं क्या आंसर। एक क्वेश्चन और है, वो पूछ रहे हैं कि आई एम कमिंग फॉर 1 ईयर डिप्लोमा एंड विल टेक अनदर कोर्स आफ्टर माय 1 ईयर डिप्लोमा इज कंप्लीटेड, ताकि मेरे को 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल सके। क्या मेरे को जीआईसी अमाउंट फिर से देना पड़ेगा जब मैं दोबारा से अपना वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करूंगा? नहीं, अगर आप कनाडा के अंदर हो और कनाडा के अंदर रहते हो, अगर आप अपना वीजा एक्सटेंड कराते हो 1 साल का और कोर्स करने के लिए, तो उस केस में आपको कोई भी जीआईसी अमाउंट नहीं देना पड़ता। सोलंकी स्मिथ जी पूछ रहे हैं कि कैन जनवरी 2024 स्टूडेंट्स वर्क फॉर अनलिमिटेड आवर्स दैट इज मोर देन 20 आवर्स एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट? तो यार सबसे पहली चीज तो बताना चाहूंगा, अनलिमिटेड आवर्स करने में बैठ जाना कि आप 70 80 90 100 120 घंटे कर रहे हो। मैंने देखा है बच्चों को अपने स्टूडेंट टाइम पे 120 घंटे करते हुए, लेकिन प्लीज मत करना, क्योंकि वो आज के टाइम पे भी मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट टाइम पे अपने उन्होंने स्किल्स पे काम नहीं किया था, वो मिनिमम वेज वाले ही काम करी जा रहे थे, तो आज भी वो यही कर रहे हैं 5 साल बाद। ठीक है, तो प्लीज जितनी जरूरत है उतना करना। लेकिन आपका क्वेश्चन जनवरी 2024 वाले कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अगर आप 2 में से एक कंडीशन फुलफिल करते हो। या तो आपने अपना स्टूडेंट वीजा 7 दिसंबर या फिर उससे पहले अप्लाई किया था, 7 दिसंबर 2023 या फिर उससे पहले अप्लाई किया था, या फिर आप 7 दिसंबर 2023 या उससे पहले कनाडा पहुंच गए थे जनवरी इनटेक में अपनी क्लासेस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन याद रखना, जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं तब तक आप अपनी पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो।
पंगे में आ जाओगे बाद में। तो ये हिसाब किताब। मीनू SG पूछ रही है कि माय सन इज कमिंग फॉर मेन टेक, आई हैव पेड द कॉलेज फीस, पेड द GIC अमाउंट, कंप्लीटेड द मेडिकल एंड वीजा इज वेटिंग फॉर प्रोसेसिंग, नाउ वी हैव टू पे द रिमेनिंग अमाउंट। अब यार वीजा इज वेटिंग फॉर द प्रोसेसिंग मेरे को नहीं पता। अगर आप वीजा अप्लाई कर चुके हो, मतलब स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर चुके हो अपने बेटे का, तो आपको GIC का और एक्स्ट्रा अमाउंट देने की कोई जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे वो ये था कि भाई जो भी बच्चे सितंबर 2023 में कनाडा आए थे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, या फिर मे इनटेक मतलब मई 2023 में कनाडा आए थे, तो क्या वो 20 आवर्स से ज्यादा काम कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो वो नहीं कर सकते थे, उनको अलाउड नहीं था। तो डेफिनेटली यार वो सारे बच्चे, मतलब जितने भी बच्चे कनाडा में इस वक्त रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे 20 आवर्स से ज्यादा काम कर सकते हैं और पैसा पूसा बढ़िया कमा सकते हैं, फीस इकट्ठी कर सकते हैं, लोन उधार सकते हैं। मजा ही आ गया उनको। एक क्वेश्चन जो मेरे से बहुत सारे लोग कमेंट करके मैसेज करके पूछते हैं कि भी कनाडा के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स वगैरह होते हैं, FHS क्या होता है, RRSP क्या होता है, TFS क्या होता है, कनाडा के अंदर टैक्सेस वगैरह किस तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हो तो ये दोनों वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया वीडियोस हैं। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज जब तक अगली बहुत ही बढ़िया सी वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।